उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आज आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सिर्फ आप इस क्लास को देखकर भी पेपर से पहले जाएंगे तो आप आसानी से सीडीपी के सब्जेक्ट में 30 में से 25 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली ये आपकी महामैराथन होने वाली है। आपके सीडीपी में सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक हैं वो इस वीडियो में हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में 30 में से 25 नंबर प्राप्त होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों से यही उम्मीद है। और हमने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए इतने अच्छे से तैयार किए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर वीडियो को कर देना, बस यही एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे जीन पियाजे के बारे में। जो भी चीज़ें जीन पियाजे से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे निवासी हमारे कहाँ के थे? ये हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका अगर आपसे पूछा जाता है जन्म कब हुआ था तो 1896 में। इनके प्रयोग इन्होंने अपना किस पर किया था? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनका प्रयोग इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। जो भी इनके बच्चे थे उन पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के अगर आपसे पूछा जाता है अन्य नाम क्या है तो एक नाम है, दूसरा नाम ज्ञानात्मक और विकासात्मक। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास को। आगे देखते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे जीन पियाजे जी को। अगर आपसे पूछा जाता है नन्हे वैज्ञानिक बच्चे हैं ऐसा किसने कहा था, तब भी आप बताएंगे जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं ऐसा किसने कहा था तो आप तुरंत जवाब देंगे जीन पियाजे जी ने। तथा नन्हे वैज्ञानिक भी हैं, तो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने बोला था तो जीन पियाजे जी ने। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं उनको देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की हमारी जीन पियाजे जी ने बताया था, संज्ञानात्मक विकास की हमारी जो है 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली हमारी स्टेज है, जो पहली अवस्था है वो है संवेदीगामक अवस्था, जो हमारी जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो संवेदीगामक अवस्था की वर्ष अवधि हमारी क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारी होती है 2 से 7 वर्ष तक की। आगे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारी 7 से 11 वर्ष तक होती है। आगे देखते हैं औपचारिक, इसको हम लोग अमूर्त भी कहते हैं। तो औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हमारी 11 से आगे। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में अच्छे से समझेंगे कि संवेदीगामक अवस्था में क्या होता है। तो संवेदीगामक अवस्था में जो है हमारा भूख लगने की स्थिति में बच्चा बोल नहीं सकता है, बच्चा रोकर व्यक्त करता है कि उसको भूख लगी है। संवेदीगामक अवस्था में जो है बच्चा बोल तो सकता नहीं, तो वो अपनी भूख को किस तरीके से व्यक्त करता है? रोक कर बताता है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी किसी दूसरे को नकल करके देखेगा तो उसी के माध्यम से सीखेगा। अनुकरण का मतलब यही होता है। आगे देखते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो संवेदीगामक अवस्था में क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व का गुण भी पाया जाता है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत होता है, यानी जो हमारा उजाला होता है, लाइट होती है, उसके प्रति क्या होता है? वो सचेत होता है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में अलगाव की स्थिति में बालक रोने लगता है। जैसा कि आप देखते होंगे छोटे बच्चों को अगर उसकी माँ से अलग कर दिया जाएगा तो वो समझ जाता है, तो इसीलिए वो क्या करने लगता है? रोने लगता है। आगे देखते हैं। संवेदीगामक अवस्था में आपकी इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है। किसका उपयोग करना शुरू कर देगा? प्रतीकों का उपयोग करना। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं
में अंतर नहीं कर पाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि कौन सी चीज़ मतलब निर्जीव है, कौन सी चीज़ हमारी सजीव है। यानी वो इतना नहीं समझ पाता है कि अगर कुर्सी को आप अगर मारेंगे, अगर कुर्सी के माध्यम से अगर उसको चोट लगी है तो आप अगर कुर्सी को मारेंगे तो उसको लगेगा कि उसको भी चोट लग रही होगी। तो इसमें जो है सजीव और निर्जीव में वो जो है अंतर नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, आत्म केंद्रित की भावना पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है आत्म केंद्रित की भावना किस अवस्था में पाई जाती है तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है हमारी। तो मूर्त का मतलब सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें जो है चीज़ें सामने यानी दिखाकर जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, मूर्त। मूर्त का मतलब जो सामने चीज़ें दिखें। आइए देखते हैं इस अवस्था में क्या क्या बताया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है तो वो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। किस अवस्था में बच्चे को जो है गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक नाप तौल, घड़ी, कैलेंडर, आरोही अवरोही आदि का ज्ञान भी हो जाता है। आरोही अवरोही यानी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में किस प्रकार लगाना है, इस चीज का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं, औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी जो हमारी औपचारिक अवस्था है यानी या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बालक अच्छी तरह से चीज़ों के बारे में सोच सकता है और कोई भी अगर उसके सामने समस्या आएगी तो उसका वो समाधान भी निकाल सकता है। और तथा अगर कोई निर्णय लेने की बारी आती है, सही गलत कौन सी चीज़ को उसको चूज़ करना चाहिए, तो उसमें भी जो है वो निर्णय लेने की भी क्षमता का विकास हो जाता है। तो किस अवस्था में, औपचारिक अवस्था या इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चा कल्पना करना किस अवस्था में शुरू करता है तो आप तुरंत बताएंगे औपचारिक अवस्था में बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं, इसमें बालक जो है अपसारी चिंतन करने लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है किस अवस्था में बालक अपसारी चिंतन करना शुरू कर देता है तो आप बताएंगे औपचारिक अवस्था। अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है जैसे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप एक से अधिक उत्तर दे सके, तो इस प्रकार के चिंतन को हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। आगे देखते हैं, जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वर्ड। देखिए हमने कोशिश करके सारा कंटेंट आपके लिए अच्छे से लाए हैं। अब जीन पियाजे से अगर आपको इतने शब्द में से कोई भी आपको एग्जाम में दिख रहा है तो आप तुरंत बताएंगे ऐसा किसने कहा है, तुरंत आप बोल देंगे जीन पियाजे से रिलेटेड हैं ये सारे शब्द। कौन कौन से हैं जो उनसे रिलेटेड आपके टैग वर्ड हैं, जैसे स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन, संतुलन, संगठन। अगर इतने में से आपको कोई भी शब्द वहाँ पर देखने से मिल रहा है तो अगर आपके ऑप्शन में जीन पियाजे जी दे रखें तो आप उसी को हमेशा वरीयता देंगे, वही आपका ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं, जीन पियाजे के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी बता दी। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं बुद्धि। बुद्धि के बारे में आपका जितना कुछ आपके पेपर में आता है वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि बुद्धि से रिलेटेड आपके एग्जाम में अभी तक कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं वो सारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बुद्धि के बारे में क्या है। बुद्धि शब्द का प्रयोग प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। बुद्धि के माध्यम से ही जो है हमें समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है, और अपनी प्रतिभा और ज्ञान की समझ का क्या हम लोग करते हैं, विकास करते हैं। किसके माध्यम से, सिर्फ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के माध्यम से। आगे देखते हैं, बुद्धि अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटेलिजेंस
का हिंदी रूपांतर इंटेलिजेंस व लैटिन भाषा का क्या है, ये हमारा शब्द है। आगे देखते हैं। बिना बुद्धि के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। आइए देखते हैं बुद्धि के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। तो बुद्धि शब्द का अगर आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्रांस के गाल्टन ने 1885 में किया था। अगर आपसे पूछा जाता है बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गाल्टन जी ने, वो भी किस सन में, 1885 में बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि जो है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ऐसा किसने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो हमारे वुडवर्थ जी ने। आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार क्या हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। अगर आपसे पूछा जाता है बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो 3। ऐसा किसने कहा है, तो थॉर्नडाइक जी ने। आगे देखते हैं कौन कौन सी बुद्धि है। सबसे पहले मूर्त बुद्धि, जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती हैं उन्हें हम मूर्त बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं, जैसे मैकेनिक, कारीगर। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मूर्त बुद्धि का मतलब जो है, जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग मूर्त बुद्धि कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो मैकेनिक और कारीगर। आगे देखते हैं अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई नहीं देती हैं उन्हें हम अमूर्त बुद्धि की श्रेणी में रखते। जैसे हो जाएगा कवि और चित्रकार। अगर आपसे पूछा जाता है कवि और चित्रकार के पास कौन सी बुद्धि होती है, तो हमारी अमूर्त बुद्धि। आगे देखते हैं सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी, तो आपकी थर्ड है सामाजिक बुद्धि। जो समाज सेवी होते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हम सामाजिक बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। यानी ऐसे लोग जो हमारे समाज के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को हम किस बुद्धि में रखेंगे, सामाजिक बुद्धि में। जैसे कि आपके शिक्षक हो गए, नेता हो गए, तो इनको किस श्रेणी में हम लोग रखेंगे, सामाजिक बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत हमारे क्या हैं। तो पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बिने ने किया था। अगर आपसे बोला जाता है एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारे बिने साहब जी ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हमारे स्पीयरमैन ने किया था। तो द्विकारक सिद्धांत के सिद्धांत, जो हमारी द्विकारक प्रकार की बुद्धि होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। आगे देखते हैं हमारी जो बहुकारक सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे थॉर्नडाइक जी ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारे थॉर्नडाइक जी ने किया था। आगे देखते हैं समूह कारक बुद्धि या समूह कारक सिद्धांत, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे थर्स्टन ने किया था। तो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो थर्स्टन साहब जी ने किया था। आगे देखते हैं त्रिआयामी सिद्धांत क्या होता है। जॉन गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछा जाता है जॉन गिलफोर्ड ने किस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो हमारे त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारे जॉन गिलफोर्ड साहब जी ने किया था। आगे देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके हर बार पेपर में आता है बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन अगर आपसे पूछा जाता है किसने किया था, तो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी ने किया था। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप तुरंत बताएंगे हार्वर्ड गार्डनर जी ने किया था। आगे देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो 8 प्रकार उन्होंने बताए हैं बुद्धि के। कौन कौन से, आइए देखते हैं। हमारी जो भाषाई बुद्धि होती है ये किसके पास होती है, वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए, इनके पास अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी बुद्धि होती है, तो हमारी भाषाई बुद्धि होती है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर तार्किक बुद्धि। तो तार्किक बुद्धि हमारी किसके पास होती है, ये हमारी होती है वैज्ञानिक लोगों के पास और लेखाकार के पास। हमारी किस प्रकार की बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि। आगे देखते हैं स्थानिक बुद्धि किन लोगों के पास होती है। स्थानिक बुद्धि जो होती है हमारी मूर्तिकार और चित्रकारों के पास में कौन सी बुद्धि होती है, हमारी स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है, अगर आपसे पूछा जाता है तो हमारे मूर्तिकार और चित्रकारों के पास होती है।
अब आपसे पूछा जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि किसके पास होगी, तो ये हमारी अभिनेता और खिलाड़ी के पास होगी। आगे देखते हैं संगीत बुद्धि, तो संगीत से आप समझ जाएंगे ये हमारे गायक और लेखक के पास होगी। आगे देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये होती है जो हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम अच्छे से बताएंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है हमारी, ये दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं की प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझता है। किस प्रकार की बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसे हमारे नेता हो गए, जो कार्यकर्ता हैं, ये लोगों की जो इच्छाओं को समझते ही तो हैं, तभी तो वो चुनाव जीत पाते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हमारी किसके किसके पास होगी? तो नेता और कार्यकर्ता के पास। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझता हो। इस प्रकार की बुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आगे देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती? जो हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं। जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग जो है क्या रखते हैं? गहरी सोच रखते हैं। जैसे कि अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों की अंतःक्रिया में कर सकना। तो ऐसा कौन करता है? हमारे दार्शनिक लोग ही तो कहते हैं। वो दूसरों की इच्छाओं को समझते हैं, फिर उस ज्ञान को जो है दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होगी? तो हमारे दार्शनिक लोगों के पास। अब आते हैं प्राकृतिक बुद्धि, जो खेती वगैरह प्रकृति से जुड़ा हो, उन्हीं लोगों को तो पास हो सकती है प्राकृतिक बुद्धि। तो जैसे कि हमारा किसान। आगे देखते हैं, ये हमारे हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के 8 प्रकार थे। अब और देखते हैं बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति के बारे में क्या बताया गया है। तो बुद्धि लब्धि, टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन किसने किया था, तो टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, जैसे कि सबसे पहले अगर 25 से कम है तो उस प्रकार की बुद्धि को हम लोग जड़ बुद्धि कहते हैं, और अगर 25 से 69 के बीच में बुद्धि होगी तो उसको हम लोग मूर्ख बुद्धि कहते हैं। अगर 80 से 89 के बीच में बुद्धि हमारी होगी तो वो मंद बुद्धि होगी। 90 से 109 के बीच की बुद्धि को हम लोग सामान्य बुद्धि कहते हैं, और 120 से 129 बुद्धि लब्धि वाले लोगों को हम लोग तीव्र बुद्धि वाले लोग कहते हैं। आगे देखते हैं 130 से 139 जिन लोगों की बुद्धि लब्धि होती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति हमारा क्या होगा? उसके पास प्रखर बुद्धि होगी। अगर 140 से अधिक बुद्धि होगी तो ऐसे व्यक्ति हमारे कैसे व्यक्ति कहलाएंगे? प्रतिभाशाली बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाएंगे। ये आपकी बुद्धि लब्धि और उनकी स्थिति में किस प्रकार के व्यक्ति के पास कौन सी बुद्धि होती है। जिस प्रकार से उसके पास बुद्धि लब्धि, जैसे कि 25 से 69 वाला कोई व्यक्ति है, तो इस प्रकार की बुद्धि को स्थिति कौन सी हमारी होगी? मूर्ख बुद्धि की स्थिति। आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100। इसके ऊपर हमने आपको एक क्वेश्चन भी कराया, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद होना चाहिए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100। देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि की गणना करो। तो बुद्धि लब्धि बराबर अभी हमने आपको सूत्र बताया है, मानसिक आयु आपकी 12 दे रखी है तो हमने 12 लिख लिया है, वास्तविक आयु की 10 है तो 10 लिख लिया है, गुणे में हमने 100 लिख लिया है। अगर आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो आपका इधर बचेगा 10, और 12 की जब आप गुणा करेंगे तो इसकी बुद्धि लब्धि हमारी क्या आ जाएगी? 120। तो अगर आपसे पूछा जाता है 120 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, तो आप देखेंगे 120 से 129 के बीच की जो बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति होगा वो हमारा किस प्रकार का होगा? तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आपके बुद्धि में इतनी ही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी, वो सारी हमने बता दी है। अब आगे आपका टॉपिक शुरू होता है NEP। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखते रहें, ऐसे ही आपके सारे टॉपिक हम कवर कराएंगे। आइए देखते हैं NEP। NEP का मतलब होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बारे में आइए समझते हैं।
इंदिरा गांधी के शासन में पहली बार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो किसके शासनकाल में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? तो 1968 में आई है, वो भी किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस करना था इसका मेन लक्ष्य। क्या था? शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी योग्यता पर फोकस किया जाए, इसका मेन लक्ष्य यही था। दूसरी बार राजीव गांधी ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, यानी सबसे पहले 1968 में आई है, फिर दूसरी बार राजीव गांधी जी ने 1986 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसको भी आइए समझते हैं। इसका उद्देश्य हमारा था महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यानी किसी भी जाति में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव रखना नहीं था। ये हमारी जो है किस शिक्षा नीति का उद्देश्य था? 1986 वाली शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य क्या था? किसी भी वर्ग हो या किसी भी समुदाय या किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, सभी को जो है शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। ये दूसरी बार जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 1986 का, यही उद्देश्य था। आगे देखते हैं क्या उद्देश्य दूसरा क्या था। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य नामांकन करना, यानी जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उन सभी बच्चों का क्या है, अनिवार्य रूप से नामांकन होना या नामांकन करवाना स्कूल में। आगे देखते हैं एनईपी 2020 क्या है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। जो एनईपी 2020 है क्या कहता है? शिक्षा का माध्यम हमारा क्या होना चाहिए? मातृभाषा। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति। इससे पहले आपने देखा 2 शिक्षा नीति 1968 और 1986, तो ये आपकी कौन सी होगी? तीसरी शिक्षा नीति। इसका उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, यानी जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। किस शिक्षा नीति में ऐसा हुआ? तो एनईपी 2020 की शिक्षा नीति में ऐसा हुआ। आगे देखते हैं भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। कब प्रदान की गई? तो 29 जुलाई 2020 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद कर लेना। 29 जुलाई 2020 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। आगे देखते हैं यह शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 पर आधारित थी। अब इसका मतलब आइए अच्छे से समझ लेते, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है, तो हमने उसके बारे में भी अच्छे से लिखा है। आइए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले वाले जो 5 का मतलब यानी 5 का मतलब क्या है? 3 से 8 वर्ष तक, यानी इस आयु में आपको क्या कर लेना है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड तक जो है आपको अपनी कक्षा कंप्लीट कर लेनी है। आगे देखते हैं जो 3 का मतलब था ये 8 से 11 वर्ष वाली अवस्था है। इसमें आपको कक्षा 3 कंप्लीट करना है, कक्षा 4, कक्षा 5, ठीक है। अब आगे जो दूसरा वाला 3 था इसका मतलब क्या था? 11 से 14 वर्ष तक की आयु का। इसमें आपको कक्षा 6, 7, 8 तक अपनी शिक्षा जो है कंप्लीट कर लेनी है। आगे देखते हैं जो लास्ट वाला हमारा 4 है, इसमें आपको क्या करना है? कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 आपको आसानी से अपनी क्लासें कंप्लीट कर लेना है, अपनी शिक्षा यानी कंप्लीट कर लेना है 5+3+3+4 के माध्यम से। इसका मतलब ये है हमारा, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्राइमरी स्कूल में पहले बच्चा आंगनबाड़ी में जाता था। तो आपको पता होना चाहिए जो प्राइमरी स्कूल होते थे सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता था? आंगनबाड़ी में जाता था। तीसरी योजना मोदी जी के शासन में आई थी। जो हमारी एनईपी जो है ये 2020 किसके शासन में आई? जो हमारी मोदी जी के शासन में आई। लागू करने वाला पहला राज्य इसको कौन था? उत्तराखंड राज्य था। जो तीसरी हमारी योजना आई थी इसको सबसे पहले किसने लागू किया था? तो उत्तराखंड राज्य ने इसको लागू किया था। यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी है। ये हमारी कितने वर्ष पुरानी शिक्षा नीति है? 34 वर्ष पुरानी है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की समिति पर आधारित है। किसकी समिति पर आधारित है? के कस्तूरी रंगन। ये हमारे कौन थे? एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं
सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य था। इसमें क्या लक्ष्य था हमारा, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसके 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य था। किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। वर्ष 2030 तक सभी बच्चों का नामांकन करना। तो एनईपी 2020 का लक्ष्य हमारा क्या है, जो वर्ष 2030 है सभी बच्चों का क्या कर लेना है, तब तक नामांकन करना। आगे देखते हैं, यह समग्र शिक्षा बचपन की देखभाल, लचीले आकलन, कौशल विकास और उच्च शिक्षा सुधारों पर जोर देती है। किस पर जोर देगी, देखभाल, बचपन की देखभाल, लचीला आकलन, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के सुधारों पर जोर देती है। कौन, एनईपी 2020। आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यही आपकी है, इसका उद्देश्य बच्चों को चार दीवारी के बाहर के ज्ञान से जोड़ना। ऐसा नहीं बच्चों को चार दीवारी के ज्ञान तक ही सीमित रखना, उसके ज्ञान को जो है बाहर के ज्ञान से भी जोड़ना इसका मूल उद्देश्य है। किसका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। सरल और रुचिपूर्ण माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करना। किस तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराना है एनईपी 2020 के अनुसार, सरल और रुचिपूर्ण माध्यम से। आगे देखते हैं, आरटीई यानी आपका जो है एनईपी भी आपका खत्म हो चुका है, आप देखते हैं आरटीई। तो आप जरूर देखते रहें वीडियो को। आप देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, आपकी जितनी भी थ्योरी का पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ बताएंगे। जब आपको थ्योरी अच्छे से पता होगी तो आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में छूटेंगे नहीं। तो हर एक कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे आरटी 2009 में। तो आइए देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारा क्या कहता है, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 के भाग 3 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। तो वर्ष 2002 में क्या हुआ, जो हमारा 86वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसका जो अनुच्छेद 21 के भाग 3 में ऐसा कहा गया है कि 6 से जो 14 वर्ष के हैं सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ऐसा कहा गया था। जो हमारी धारा 14 है ये क्या कहती है, बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने पर विद्यालय में प्रवेश से ना रोकना। अगर बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे में उसको एडमिशन लेने से रोकना नहीं है। उसका एडमिशन आपको हर हाल में स्कूल की कक्षा में, किसी भी कक्षा में पढ़ना चाहता है उसका एडमिशन कर लेना है। ये हमारी कौन कहती है, धारा 14 यानी धारा हमारी 14 ऐसा कहती है। आगे देखते हैं धारा 16 हमारी क्या कहती है, विद्यार्थी की ना तो कक्षा में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। तो धारा 16 हमारी क्या कहती है, विद्यार्थी को ना तो कक्षा में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से उसे बाहर निकाला जाएगा। आगे देखते हैं धारा 17 हमारी क्या कहती है, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। धारा 17 हमारी क्या कहती है, बच्चे को जो है शारीरिक दंड नहीं देना है, ना तो उसे प्रताड़ित करना है। धारा हमारी 24 क्या कहती है, शिक्षक के कर्तव्य। धारा 24 क्या कहती है, ऐसा शिक्षक का क्या है, कर्तव्य है। धारा 27 क्या कहती है, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंध को छोड़कर ड्यूटी नहीं लगाई जाए। यानी किन चीज़ों को छोड़कर आपकी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई जाएगी, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंध को छोड़कर ड्यूटी कहीं भी आपकी नहीं लगाई जाएगी, खाली इन्हीं जगहों पर। जैसे कोई आपदा होती है, चुनाव वगैरह होता है या जनगणना होती है, इस तरीके में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, वरना आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। आरटीई यानी 2009 के अनुसार जो है शिक्षक छात्र हमारा अनुपात क्या होना चाहिए, 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है, ऐसा कौन कहता है, आरटीई 2009। आगे देखते हैं छात्र 35:1, ये ऐसा क्या होगा, ये हमारा प्राथमिक स्तर पर होगा, ये हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक। आगे देखते हैं आरटी 2009 प्राथमिक स्तर पर घंटे व दिन कैसे होने चाहिए, प्राथमिक स्तर पर आपके 800 घंटे होने चाहिए और कक्षाएं कितने दिन चलनी चाहिए आपकी,
200 दिन, जबकि उच्च प्राथमिक पर होना क्या चाहिए 100 आवर 220 दिन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा 100 नहीं 1000 घंटे होना चाहिए और 220 दिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा उच्च प्राथमिक पर, और प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए 800 घंटे और क्लासें आपकी कितने 200 दिन, जबकि उच्च प्राथमिक पर क्या है 1000 घंटे और 220 दिन आपका स्कूल खुलना चाहिए। आगे देखते हैं RTE, कक्षा 8 तक बच्चों को ना निकाला जाए, कक्षा 8 तक जो है बच्चों को ना निकाला जाए। 1 से 5 तक बालक का स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। कहने का मतलब क्या है, जो बालक का स्कूल है वो घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। ये कैसे किसके लिए, प्राथमिक स्तर पर, यानी 1 से 5 वाले बच्चों के लिए। आगे देखते हैं RTE 2009 SMC का अध्यक्ष अभिभावक होगा। कौन होगा हमारा SMC का अध्यक्ष अभिभावक होगा। RTE 2009 दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक। RTE 2009 क्या कहता है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, कब तक 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक। आगे देखते हैं, तो आपका RTE 2009 भी पूरा समाप्त हो चुका है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इतनी ही आपके सिलेबस में थ्योरी है जो हमने सारी कवर कर दी है। अब आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है NCF 2005। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। NCF का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसको भी अच्छे से समझते हैं, आइए देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, कोई भी लोग जानने की कोशिश ना करिए। आइए देखते हैं, जो हमारे NCF 2005 है, इसके आपसे अगर जनक बोला जाता है कौन है, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। कहने का मतलब ये है, प्रगति से हुई है, कहने का मतलब ये जो हमारा NCF 2005 है, इसके जो जनक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध व सभ्यता व प्रगति से हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल जी। इस समिति के कुल सदस्य कितने हैं 38। शिक्षा क्या हमारी होनी चाहिए, बालक केंद्रित। ऐसा किसमें कहा गया है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, NCF 2005 में कहा गया है कि शिक्षा हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए। भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र। तो आपसे पूछा जाएगा भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र। आगे देखते हैं, बिना बोझ के अधिगम करना। NCF 2005 में क्या कहती है, बिना बोझ के अधिगम करना या बिना बोझ के सिखाना। उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। NCF 2005 का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों का कैसा विकास करना, सर्वांगीण। बच्चों को बाहरी शिक्षा से जोड़ना, रटने की प्रणाली क्या करना है, खत्म करना है। और शिक्षा जो हमारी है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर कैसी होगी, बालक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना बिल्कुल सही है। इसमें 4 कौशल हैं, कौन कौन से कौशल हैं। फिर क्या करना है, इसका उद्देश्य बालक का चौमुखी विकास करना और समावेशी वातावरण तैयार करना। इसका मूल उद्देश्य किसका है, NCF 2005 का। आप देखते हैं NCF 2005 की आपकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो करके सीखना, फिर है आपकी निरीक्षण विधि, फिर आपकी परीक्षण विधि, फिर आपकी सामूहिक विधि, फिर आपकी है मिश्रित विधि। ये NCF 2005 की विधियां आपकी कौन सी, करके सीखना। जब आप कोई चीज़ करके सीखेंगे तो आप उसको जल्दी सीखेंगे। निरीक्षण विधि, जब आप किसी चीज़ का निरीक्षण करेंगे उसके माध्यम से भी आप चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं। तो आपकी एक परीक्षण विधि हो जाएगी, फिर हो जाएगी सामूहिक विधि जिसमें समूह के माध्यम से, फिर क्या है आपकी मिश्रित विधि। यही आप NCF 2005 की विधियाँ हैं, कितनी 5। इन विधियों को आप थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप जैसे करके सीखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप देख लेना। एक सामूहिक विधि, इन 2 के बारे में एग्जाम में आपके ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखते हैं, तो मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। मूल्यांकन NCF 2005 में और क्या कहते हैं, मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक होना चाहिए। नवीन सोच, तर्क क्षमता एवं चिंतन पर आदि विकसित करना। इसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन करने का मूल उद्देश्य हमारा क्या होगा, मूल्यांकन सबसे पहले होना कैसा चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए।
फिर क्या है, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि को विकसित करना इसका मूल उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। आगे देखते हैं। बाल विकास की अब हम लोग देखेंगे अवस्थाएं क्या होती हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं हमारी कौन सी होती हैं? सबसे पहले प्रसव पूर्व अवस्था। तो बाल विकास की तो आपका जो NCF 2005 था वो समाप्त हो चुका है। अब आगे देखते हैं बाल विकास की हमारी अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था हमारी हो जाएगी प्रसव पूर्व अवस्था। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। जो हमारी प्रसव पूर्व अवस्था होती है कब से शुरू होगी? तो यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? शैशव अवस्था। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। जो हमारी शैशव अवस्था होती है ये हमारी किस अवधि तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। लेकिन इस अवस्था में जो हमारा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। आगे देखते हैं। तो शैशवावस्था, प्रसव पूर्वावस्था आप दोनों समझ गए होंगे अच्छे से। अब आगे देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था हमारी क्या है। तो पूर्व बाल्यावस्था हमारी 2 से 6 वर्ष तक की होती है इसकी अवधि। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग किस अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं? इसे खेल की अवस्था भी कह सकते हैं। किस अवस्था को? पूर्व बाल्यावस्था को। तो इसकी अवधि हमारी क्या होती है? 2 से 6 वर्ष तक की। इसमें बालक कैसे सीखता है? बच्चा अनुकरण द्वारा चीज़ों को सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब आप लोग समझते होंगे, नकल करके सीखना। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवधि है। यह संवेदनशील चरण है। कौन सा भाषा अर्जन के लिए आपका संवेदनशील चरण होगा? पूर्व बाल्यावस्था या 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था या इसकी अवधि होती है। आगे देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था हमारी क्या होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की आयु को हम लोग बोल सकते हैं। इससे तार्किक चिंतन, तो अगर आपसे पूछा जाता है किसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, तो तार्किक चिंतन की अवस्था जो है हम लोग उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। और इसे क्या क्या कहते हैं उसको भी समझते हैं। इससे स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है स्कूल की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे उत्तर बाल्यावस्था को। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे टोली या समूह की भी अवस्था कहा जाता है। तो किसे टोली या समूह की अवस्था कहा जाएगा? तो उत्तर बाल्यावस्था को। इसकी अवधि आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए, 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था को। आगे देखते हैं किशोरावस्था की बात अब हम लोग करेंगे। किशोरावस्था की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए अवधि क्या होती है। तो 12 से 18 वर्ष तक की अवधि को जो हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। क्या अवधि होती है इसकी? 12 से 18 वर्ष तक। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से देखिए। यह आपके एग्जाम में हर बार आता है। इसे तूफान और तनाव की भी अवस्था कहा जाता है। ये लाइन आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे किशोरावस्था को। इसकी समय अवधि क्या होती है? 12 से 18 वर्ष तक। इसमें क्या होता है और देखते हैं। इसमें विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। क्या होता है किशोरावस्था में? विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। जैसा कि एक लड़के को लड़की की तरफ और लड़की को एक लड़के की तरफ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम लिंगी। आगे देखते हैं इसे जीवन का कठिन काल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को। आगे देखते हैं। तो आपकी बालक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सारी आपको बता दी है। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक आपका क्या है, उसको भी समझते हैं। RPWD एक्ट 2016 यानी PWUD एक्ट 2016, इसको भी देखते हैं। PWUD एक्ट 2016 में 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार से बढ़कर 21 प्रकार दिए गए हैं। RPWD एक्ट 2016 के बारे में देखते हैं। थोड़ी बहुत बातें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं, उनको भी देख लेते हैं।
जैसे शारीरिक रूप से, दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से। ये जो है RPWD एक्ट मेन रूप से किसके बारे में बात करता है? विकलांग लोगों के बारे में। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, या देख नहीं सकते, या सुन नहीं सकते हैं, या जो बोल नहीं सकते हैं, उनसे रिलेटेड हमारा कौन सा एक्ट हो जाएगा? RPWD। आगे देखते हैं। आदिगम आसक्तता के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? मौखिक रूप से ये भाषा संबंधी होता है। अफेजिया का मतलब इसमें क्या होता है? जिनको भाषा संबंधी शब्द बोलने में दिक्कत होती है, मौखिक रूप से जो लोग जो है भाषा संबंधी वर्ड नहीं अच्छे से बोल सकते हैं, जिनको डर सा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो किस प्रकार की आसक्तता से ग्रसित है? अफेजिया से। इसके बाद आता है आपका डिसलेक्सिया। इसमें पढ़ने की आसक्तता होती है, यानी बच्चा पढ़ नहीं सकता है। किसमें? डिसलेक्सिया में। यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आपके पेपर में आता है डिसलेक्सिया, पढ़ने की आसक्तता। आगे देखते हैं डिस्ग्राफिया हमारा क्या होता है? डिस्ग्राफिया में हमको लिखने की समस्या होती है। अगर आपसे पूछा जाता है किस में लिखने की समस्या होती है, तो आप बताएंगे डिस्ग्राफिया में। आगे देखते हैं डिसकैलकुलिया। जैसे ही आप समझेंगे डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो इसमें गणित संबंधी आसक्तता होती है, यानी गणित संबंधी चीज़ों को इसमें करने में दिक्कत होती है। किसमें? डिसकैलकुलिया में। इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन 100% आपका 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़कर जाएंगे चारों को। इन्हीं से आपका 1 नंबर 100% आने ही आना है यहाँ से। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, हम लोग बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के विषय में। ये क्या कहते हैं? सबसे पहले अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो हमारे कनाडा के। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब जी ने। इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के? तो अवलोकनात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, और अनुकरण करना भी इसको कह सकते हैं। बंडूरा के स्तर हमारे कौन कौन से हैं, इनको भी समझते हैं। अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा, ये हमारे किसके स्तर हैं? बंडूरा साहब जी के। आगे देखते हैं। पुनर्बलन हमारा क्या है? जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन के प्रकार भी देखते हैं। एक हमारा सकारात्मक पुनर्बलन होता है, जिसमें क्या होता है? भोजन, पानी, नौकरी की जरूरत होती है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? दंड देना। इतना ही आपके उसके बंडूरा के सिद्धांत में आपकी इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी हमने बता दी। ज़्यादा आपकी अल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। हमने सोचा एक आध क्वेश्चन अगर बन भी जाएगा तो आपका इससे बाहर नहीं होगा। अब आगे देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इसको बोल सकते हैं आपके 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए इनकी थ्योरी को अच्छे से हम लोग कवर करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग जो हमारे कहाँ के निवासी थे? तो हमारे अमेरिका के निवासी थे। इनके सिद्धांत क्या है? नैतिकता का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाता है नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग साहब जी ने। आगे देखते हैं, इन्होंने क्या किया? नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब हमारा क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आप तुरंत बताएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग साहब जी ने दिया है। इसमें क्या होता है? अब आपका पहला पूछा गया नैतिक दुविधा, जैसे कि सही गलत के बारे में निर्णय ना ले पाना। तो सही गलत के बारे में निर्णय ना ले पाने की स्थिति, जैसे कि आप लोग ने सीटेट में हिंज की कहानी पढ़ी होगी। तो हिंज की कहानी में हमारा ये था, अगर हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे क्या करेगी? पुलिस पकड़ लेगी। अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो वहाँ पर जो है सही गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो उसको निर्णय लेने में क्या हो रही थी? दिक्कत। दोनों तरफ से वो फंसा हुआ था। अगर ऐसा करता है तो उसके साथ में पुलिस व्यवहार ठीक नहीं करेगी, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी भी मर जाएगी। तो वहाँ पर वो जो है नैतिक दुविधा में फंसा हुआ था। आगे देखते हैं नैतिक तर्कणा हमारी क्या होती है? सही गलत में से किसी एक को चुनना। जो नैतिक तर्कणा पर जब वो स्तर पर आएगा, तो इसमें वो सही गलत में से किसी एक का क्या करेगा? चुनाव करेगा। ठीक है।
आगे देखते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था। ये हमारी है 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था। इसमें क्या होता है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में दंड एवं आज्ञा पालन आ जाता है। दंड एवं आज्ञा पालन का मतलब है, जैसे कि आप देखेंगे अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है, अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे या उसके पैर वगैरह नहीं छुएंगे तो आपको डर रहता है कि मम्मी पापा हमको जब वो लोग चले जाएंगे लास्ट में कुछ कहेंगे या हमको मारेंगे। तो इसमें क्या है, उनको दंड का भय रहता है। फिर क्या करता है वो, इसी डर के कारण क्या करेंगे, आज्ञा पालन, यानी अगर कोई आएगा तो उनके पैर वगैरह छू लिए तो वे क्या कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं अपने माता पिता की। तो इसी को हम लोग बोलेंगे दंड एवं आज्ञा पालन। ये किस स्तर में, हमारी किस अवस्था में होता है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। आगे देखते हैं पारंपरिक अवस्था क्या है, 10 से 13 वर्ष तक की होती है। इसमें कानून एवं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी जैसे को तैसा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की का मतलब है किसी काम को करने के लिए, जैसे कि अपनी तारीफ करवाना। कोई भी काम करेंगे तो उनको लगेगा कि हमारी कोई तारीफ करे, तो इसी में क्या होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसी को बोलेंगे किस अवस्था में होता है, हमारा पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था हमारी क्या होती है, 13 से अधिक वर्ष तक की आयु को। जैसे कि इसमें सामाजिक समझौते। आगे देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में। जितना भी आपके कोहलबर्ग के विषय में आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो सब बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि निवासी कहाँ के थे, तो अमेरिका के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है, हमारे कोहलबर्ग जी ने दिया है। आगे देखते हैं नैतिक दुविधा का मतलब क्या होता है, सही गलत के बारे में निर्णय न ले पाना। जैसा कि अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि हिंज नामक एक आपके में स्टोरी है। इसमें क्या होता है, हिंज अगर सोचता है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो वहाँ पर वो नैतिक दुविधा में है, सही गलत में जो है निर्णय नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं हमारी नैतिक तर्कणा क्या होती है, सही गलत में से किसी एक को चुन लेना। अब वो क्या करेगा, दोनों स्थितियों में अगर ऐसी स्थिति में है वो किसी एक का क्या कर लेगा, चुनाव करेगा ही करेगा, कोई ना कोई एक निर्णय उसको लेना ही होगा। आगे देखते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या होता है। जो पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है इसकी अवधि सबसे पहले क्या होगी, वो 4 से 10 वर्ष होगी। इसमें क्या होगा, दंड एवं आज्ञा पालन का भय रहता है। किस अवस्था में, दंड एवं आज्ञा पालन। जैसे कि अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आएगा, अगर आप उसके पैर वगैरह नहीं छूते हैं तो आपको डर रहता है कि इनके जाने के बाद मम्मी पापा हमको मारेंगे। इसको क्या है, उनको भय है किसका, दंड का। अगर आप उनके पैर वगैरह छू लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब मेन यही है। आगे देखते हैं पारंपरिक अवस्था हमारी क्या है, ये हमारी 10 से 13 वर्ष तक की होती है। इसमें कानून एवं अच्छा लड़का अच्छी लड़की। जैसे आप स्कूल में फर्स्ट आना चाहेंगे, सभी के सामने आप अच्छे लड़के बनना चाहेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही होता है, अपने आप को अच्छा दिखाना। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है 13 से अधिक वर्ष की है। ये हमारे क्या होती है, इसमें सामाजिक समझौते होते हैं। इसमें विवेक की भी अवस्था आपके अंदर आ जाती है। सामाजिक समझौते का मतलब, जैसे कि आप रोड पर जा रहे हैं, जैसे कि लाल बत्ती अगर चल रही है तो वहाँ पर आप रुक जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, सामाजिक समझौता कर रहे हैं, यानी जो समाज के नियम हैं उनका आप क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। अगर अब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो वहाँ पर आपके अंदर विवेक की अवस्था आ जाएगी। जैसे कि आप वहाँ पर ये नहीं देखेंगे अब हमको रेड लाइट नहीं क्रॉस करना है, वहाँ पर आप किसको अहमियत देंगे, उसको बचाने की अहमियत देंगे। इसको क्या कहते हैं, विवेक की अवस्था। ऐसा किस अवस्था में हमारी होता है, उत्तर पारंपरिक अवस्था में। आगे देखते हैं वाइगोत्स्की के साहब में। इतना ही आपके कोहलबर्ग से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हमने बता दिए। इतनी ही आपकी थ्योरी का पोर्शन अगर आप इतने ही पढ़ लेंगे कोहलबर्ग के विषय में तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग कवर करेंगे वाइगोत्स्की साहब जी को। तो लेव वाइगोत्स्की में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट थ्योरी का पोर्शन है वो सब देखते हैं। आइए, सबसे पहले निवासी कहाँ के थे, तो ये हमारे रूस के निवासी थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात आपकी होती है जो हमने हाईलाइट करके आपके लिए लिखा है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया।
तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो आप तुरंत बताएंगे वाइगोत्स्की जी ने दिया है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। तो आपसे पूछा जाएगा किस मनोवैज्ञानिक ने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था, तो आप तुरंत बताएंगे वाइगोत्स्की जी ने। आगे देखते हैं इनके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। फिर दूसरा क्या है? पाड़ या ढांचा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पाड़ या ढांचा को हम लोग अंग्रेजी में स्केप फोल्डिंग भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद रखना है। जैसे इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके की सहायता प्रदान करना। जैसे कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत अटक रहा है तो उसको सहायता देना, इसी को हम लोग पाड़ या ढांचा बोलते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड है मचान, फिर है सांस्कृतिक उपकरण, फिर है निजी वाक या आंतरिक भाषा। आपको इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, पाड़ या ढांचा, तो इसके बारे में हमने बता दिया है। किसी भी समस्या में सहायता प्रदान करना बच्चे को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पाड़ या ढांचा। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वाइगोत्स्की कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले भाषा फिर विचार आता है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले भाषा है फिर क्या आते हैं? विचार आते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो वाइगोत्स्की जी ने कहा है। तो वाइगोत्स्की के बारे में आपके इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप क्या करेंगे, जो समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र है इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी आप अच्छे से देख लेंगे। वैसे आपके इम्पोर्टेंट नज़रिए से पाड़ और ढांचा यही आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आपको याद कर रखना है, ज़रूर पढ़ के जाना है। आप देखते हैं हम लोग नाओम चॉम्स्की जी के बारे में। तो नाओम चॉम्स्की के बारे में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले निवासी कहाँ के थे? तो हमारे अमेरिका के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं, बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है, ऐसा किसने कहा है? तो चॉम्स्की जी ने कहा है कि बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है। तो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो नाओम चॉम्स्की जी ने। इन्होंने एलईडी के बारे में बताया है। तो एलईडी का फुल फॉर्म हमारा क्या होगा? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। देखते हैं क्या है। हाँ, एलईडी का फुल फॉर्म भी लिखा है। तो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्वाजिशन मतलब अधिग्रहण, और डिवाइस का मतलब यंत्र। तो एलईडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप देख लेना। चॉम्स्की के विषय में आपके इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखते हैं ब्लूम वैज्ञानिक। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? हमारे अमेरिका के। उद्देश्यों का वर्गीकरण उन्होंने किस प्रकार किया है? सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष आएगा, फिर हमारा भावात्मक पक्ष, फिर क्या आएगा? क्रियात्मक पक्ष। आगे देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हमारे कितने? तो ज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इनका कभी कभी आपसे क्रम में लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो क्रम में आप लगाना सीख लेना। सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर लास्ट में क्या करना है? मूल्यांकन। तो ये हमारे किसके पक्ष हैं? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? 6 स्तर होते हैं। कौन कौन से? वो हमने आपको बता दिए। आगे देखते हैं भावात्मक पक्ष क्या होता है। भावात्मक पक्ष में तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। तो भावात्मक पक्ष में क्या होता है? तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। अब आगे देखते हैं क्रियात्मक पक्ष क्या है। क्रियात्मक पक्ष से आप समझ रहे होंगे क्रिया करना। तो क्रिया जब आप कोई करेंगे तो उसमें आपके हलचल तो होगी, तो इसमें शारीरिक हलचल आदि चीज़ें आती हैं। किस पक्ष में? क्रियात्मक पक्ष में। आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हमारे कौन है? जॉन डीवी। अगर आपसे पूछा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, तो जॉन डीवी साहब जी। बालक को केंद्र मानक शिक्षा दी जाती है, यानी बालक को केंद्र में रखकर आपको शिक्षा प्रदान करना है, या बालक को हमेशा सेंटर में रखना है। इससे शिक्षण प्रक्रिया रुचिपूर्ण हो जाती है। जब आप बालक को केंद्र में रखेंगे तो शिक्षण प्रक्रिया हमारी कैसी हो जाएगी? रुचि से पूर्ण हो जाएगी। इसमें बालक की सभी क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना चाहिए? बालक की सभी क्षमताओं को हमको ध्यान में रखकर उसको शिक्षा ग्रहण करानी है। जॉन डीवी की
त्रिध्रुवी प्रणाली है। त्रिध्रुवी प्रणाली किसने दी है? तो जॉन डीवी साहब ने। क्या? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। यही जो है शिक्षा की 3 प्रमुख चीज़ें कौन सी हैं? त्रिध्रुवी प्रणाली के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आएंगी? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा हमारी क्या कहती है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसमें बालक की अभिवृत्तियां इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? इसमें जो बालक की अभिवृत्तियां और जो उसकी इच्छाएं होती है उसके अनुसार हम उसको पढ़ाते हैं। शिक्षा का स्तर जो है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा किसमें करके सीखने पर बल दिया जाएगा? तो प्रगतिशील शिक्षा में। इसमें सहयोगपूर्ण अधिगम होता है। अगर आपसे बोला जाए किसमें सहयोगपूर्ण अधिगम होता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में। इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। किसमें? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का क्या होगा? सर्वांगीण विकास होता है। आगे देखते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है? इसमें शिक्षक की प्रधानता होती है। शिक्षक के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इसमें 4 दीवारी के अंदर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो किसमें 4 दीवारी के अंदर ज्ञान प्राप्त किया जाता है? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायडे क्या कहते हैं? तो सिगमंड फ्रायडे के हमारे जो है ये एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। किसने? सिगमंड फ्रायडे साहब जी ने। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारे फ्रायडे साहब ने। आगे देखते हैं, समायोजन। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आगे देखते हैं, आत्मसातीकरण क्या होता है या आत्मीकरण होता है? इसको हम लोग जो है किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होना आत्मीकरण कहलाता है। जैसे विराट कोहली की तरह बॉडी बनाना, इसी को हम लोग क्या करेंगे? आत्मीकरण या आत्मसातीकरण, इसी को हम लोग बोलते हैं। किसी जो है दूसरे व्यक्ति को प्रभावित होकर अपने आप को वैसा ही बनाना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आत्मीकरण या आत्मसातीकरण। आगे देखते हैं, आकलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रचनात्मक एक आकलन होता है, एक योगात्मक आकलन होता है। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है? ये पढ़ने के दौरान करना। आपसे पूछा जाएगा पढ़ने के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? तो हमारा रचनात्मक आकलन पढ़ने के दौरान होता है। योगात्मक आकलन हमारा क्या होता है? साल के अंत में किया जाता है। कौन सा आकलन साल के अंत में किया जाता है? तो योगात्मक आकलन। आगे देखते हैं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमारा क्या होता है? एक प्रकार से बच्चे की फाइल होती है। तो पोर्टफोलियो क्या है? एक प्रकार से बच्चे की फाइल होती है। इसमें बच्चे की उपलब्धियां या प्रगति या कमियों का पता लगाया जाता है। इसे बच्चे का मूल्यांकन करना आसान होता है। किसके द्वारा बच्चे का मूल्यांकन करना आसान होता है? तो पोर्टफोलियो के माध्यम से। आगे देखते हैं, शिक्षण की विधियां हमारी क्या हैं? तो शिक्षण की विधियां अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आगमन विधि का मतलब क्या हो जाएगा? उदाहरण से नियम की ओर चलना। अगर आपको बच्चे को कोई चीज़ समझाना है तो सबसे पहले आप उसको उदाहरण दिखाएंगे। अगर आपको पंखे के बारे में समझाना है तो उसको सबसे पहले पंखे दिखाएंगे, तो उससे वो जो है उस चीज़ को अच्छे से समझेगा। उसके बाद निगमन विधि का मतलब है नियम से उदाहरण। इसमें आप बच्चे को पहले नियम बताएंगे, फिर उसके बाद में उदाहरण की ओर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हमारे कौन है? किलपैट्रिक। आगे देखते हैं, अब जिन चीज़ों के बारे में हमने नहीं लिखा उनको भी आपको अच्छे से बताएंगे। अब आपकी आती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? किसी चीज़ को सीधे तौर पर दिखाना बच्चे को। प्रत्यक्ष का मतलब साक्षात उसके सामने उसको प्रस्तुत करना। तो किसी चीज़ को सीधे तौर पर दिखाना किस विधि के अंतर्गत आएगा? प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। आगे देखते हैं, विश्लेषण विधि हमारी क्या होती है? विश्लेषण विधि में क्या होता है? किसी अज्ञात समस्या को जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनका क्या करना? विश्लेषण करना। कोई भी आपको समस्या अगर पता नहीं, अज्ञात समस्या, उसको सबसे पहले क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनका विश्लेषण करना, फिर उनका क्या करेंगे? हम लोग समाधान करेंगे। ये हमारा किस विधि में होता है? विश्लेषण विधि में। आगे देखते हैं, संश्लेषण विधि हमारी क्या कहती है? जो हमारा संश्लेषण विधि में क्या होता है? संश्लेषण विधि जो हमारी है यह एक सरल और
सुविधाजनक विधि होती है। अगर आपसे पूछा जाए सरल और सुविधाजनक विधि कौन सी होती है तो संश्लेषण विधि होती है। आगे देखते हैं अनुकरण विधि हमारी क्या होती है। अनुकरण विधि का मतलब होता है नकल करके सीखना किसी भी चीज़ को। ये किस विधि के अंतर्गत आएगा? अनुकरण विधि के अंतर्गत। व्याख्यान विधि में क्या होता है? शिक्षक तो सक्रिय रहता है व्याख्यान विधि में, लेकिन छात्र हमारा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय श्रोता होता है खाली सिर्फ। किस विधि में? व्याख्यान विधि में। आगे देखते हैं समाजीकरण। देखते हैं समाजीकरण के विषय में जो भी आपके एग्जाम में आता है वो सब बताएंगे। प्राथमिक कारक हमारा क्या होता है? प्राथमिक कारक के अंतर्गत हमारा परिवार, पास पड़ोस, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक कारक के अंतर्गत। द्वितीय कारक हमारा क्या होता है? स्कूल होता है, मीडिया होता है, पुस्तकालय होता है। इन दोनों में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, तो इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे देखते हैं आनुवांशिकता हमारी क्या होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को जाना आनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे गुण होते हैं उनका जाना क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता कहलाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल कुछ बताएंगे। आँखों का रंग, जैसे अगर मम्मी पापा किसी की आँख भी आपकी जैसे भूरी हैं तो आपके जो है बच्चे की भी आँखें क्या हो सकती हैं? भूरी हो सकती हैं। अगर आपके मम्मी पापा में से कोई काला है तो बच्चा भी आपका कैसा हो सकता है? काला हो सकता है। तो आँखों का रंग, कद, शरीर की बनावट, ये सब हमारे किस पर आधारित होता है? आनुवांशिकता पर। आगे देखते हैं वातावरण के बारे में। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे घर, परिवार, समाज, भोजन, पशु आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? वातावरण के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं लिंग का निर्धारण कैसे होता है। एक्स वाई, ये किसका गुणसूत्र होता है? पिता का गुणसूत्र हमारा क्या होगा? एक्स और वाई। अगर आपसे पूछा जाता है माता का गुणसूत्र हमारा क्या होगा? एक्स और एक्स। ये किसका गुणसूत्र है? माता का। आगे देखते हैं लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। अगर आपसे पूछा जाए लिंग का निर्धारण कैसे होता है तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। तो हमारे कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाता है कितने होंगे तो 23। आगे देखते हैं मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। किसको आनुवांशिकता का जनक कहा जाएगा? मेंडल साहब को। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका फुल नाम है। इन्होंने सभी प्रयोग किस पर किए थे? मटर के पौधे पर। अगर आपसे पूछा जाए मेंडल ने अपने सभी प्रयोग किस पर किए थे तो मटर के पौधे पर। आगे देखते हैं संज्ञान हमारा क्या होता है। संज्ञान के अंतर्गत हमारा कल्पना, चिंतन, तर्क आता है। तो कल्पना, चिंतन, तर्क किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञान के। आगे देखते हैं संवेग, भय, क्रोध, घृणा, भूख, ये किस में होता है? हमारा संवेग में। आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी देख लेना जरूर। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संज्ञान एवं संवेग हमारे एक दूसरे से क्या है? ये जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं अब बात करेंगे अवप्रेरणा के विषय में। अवप्रेरणा से रिलेटेड आपके एग्जाम का जो भी थ्योरी पोर्शन है वो सब कुछ बताएंगे, तो आप जाना मत, देखते रहिए वीडियो को। अब सबसे पहले देखेंगे अवप्रेरणा के विषय में। हमारा सबसे पहले आएगा आंतरिक अवप्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वयं की प्रसन्नता के लिए करता है तो इस प्रकार की अवप्रेरणा जो हमारी है आंतरिक अवप्रेरणा कहलाती है। यानी जब कोई व्यक्ति जो है किसी काम को स्वयं की प्रसन्नता करने के लिए करता है तो इस प्रकार की अवप्रेरणा हमारी क्या कहलाएगी? आंतरिक अवप्रेरणा। जैसे कि भूख, प्यास, नींद, प्यार, ये हमारी क्या है? आंतरिक अवप्रेरणा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं बाह्य अवप्रेरणा हमारी क्या होती है। जब कोई किसी काम को दूसरे को प्रसन्न करने के लिए करता है तो हमारी क्या होगी? बाह्य अवप्रेरणा। यानी किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य किस अवप्रेरणा के अंतर्गत आएगा? बाह्य अवप्रेरणा के अंतर्गत। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करता है। तो किसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करता है? तो बाह्य अवप्रेरणा में। जैसे दंड, पुरस्कार, आत्मसम्मान, ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं? बाह्य अवप्रेरणा के। आगे देखते हैं निदानात्मक शिक्षण हमारा क्या होता है। जो निदानात्मक शिक्षण होता है इसमें कमी का पता लगाया जाता है। तो कमी का पता किस शिक्षण में लगाया जाता है? निदानात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण हमारा क्या होता है? इसमें कमी का निवारण किया जाता है। तो किस में कमी का निवारण किया जाएगा? उपचारात्मक। आप देख रहे हैं उपचार
डॉक्टर उपचार करता है तो मरीज ठीक होता है, तो उसी तरीके से समझना है, इसमें कमी का निवारण किया जाता है। आगे देखते हैं, अभिसारी चिंतन क्या है? इसमें समस्या का एक ही विकल्प होता है। अभिसारी चिंतन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिसारी और अपसारी में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसमें समस्या का एक ही विकल्प होता है, और अपसारी में इसमें समस्या को हल करने के कई विकल्प होते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्रव्य सहायक सामग्री। इस सामग्री का प्रयोग बच्चे सुनकर करते हैं। आप जैसा समझ रहे हैं, श्रव्य का मतलब सुनकर, तो इस सामग्री का प्रयोग बच्चे सुनकर करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? श्रव्य सामग्री कहलाता है। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये किसके उदाहरण है? श्रव्य सहायक सामग्री के। आगे देखते हैं, दृश्य सामग्री हमारा क्या है? इस सामग्री का प्रयोग बच्चे केवल देखकर करते हैं। दृश्य का मतलब देखना, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे? देखकर दृश्य सामग्री, देखकर जो है बच्चे सामग्री का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ये हमारा दृश्य सामग्री के अंतर्गत। दृश्य का मतलब इस सामग्री का प्रयोग जो है बच्चे केवल देखकर ही कर सकते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, चित्र, ग्लोब, मॉडल। आगे देखते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। अब देखेंगे, श्रव्य का मतलब सुनना, दृश्य का मतलब देखना। अब दोनों चीजें एक साथ होंगी। इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग बच्चे देखकर व सुनकर करते हैं, और ज्ञान को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, नाटक इत्यादि। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर आपके एग्जाम में आने ही आना है, तो इसको भी आइए अच्छे से समझते हैं। 2 नंबर भी आ सकते हैं इससे। तो समावेशी शिक्षा जो है, मारिया मॉन्टेसोरी समावेशी शिक्षा के जनक आपसे पूछा जाए कौन है? तो मारिया मॉन्टेसोरी। ऐसी शिक्षा जिसमें प्रतिभाशाली बालक, बिछड़ा बालक, दिव्यांग बालक सभी को समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे देखते हैं, ADHD हमारा क्या होता है? इसको हिंदी में बोलेंगे अति सक्रियता विकार। इसमें क्या होगा, इसको भी समझते हैं। एक छात्र की ध्यान केंद्रित करने, ध्यान देने, सुनने या स्कूल के काम में प्रयास करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जो हमारा ADHD से ग्रसित बच्चा होगा उसको क्या ध्यान देने में कठिनाई होगी, जो स्कूल का काम होगा उसको भी प्रयास करने की क्षमता को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो ये किस विकार में होगा? हमारा ADHD से ग्रसित व्यक्ति में। तो ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई क्या होगी? ऐसे व्यक्ति को क्या केंद्रित करने में कठिनाई होगी? ध्यान केंद्रित करने में। किससे ग्रसित बालक को? जो हमारा ADHD से ग्रसित होगा। बेचैनी महसूस होना, स्थिर बैठने में भी मुश्किल होगा ऐसे बच्चे को, जो किससे ग्रसित होगा? ADHD से। क्या क्या होगा उसको? बेचैनी भी महसूस होगी और स्थिर बैठने में भी समस्या होगी। और फिर क्या करेगा? बिना सोचे समझे कहने या करना, कोई भी काम आप कहेंगे भी नहीं फिर भी वो करने लगेगा, और बिना, जब उसको ज़रूरत भी नहीं होगी फिर भी वो बोलने लगेगा। तो ऐसा व्यक्ति किससे ग्रसित होगा? हमारा ADHD से। आगे देखते हैं, बहुभाषावाद हमारा क्या होता है? और 2 से अधिक भाषा के उपयोग करने की क्षमता बहुभाषावाद कहलाती है। इससे बच्चों को ज्ञान देने में आसानी होती है, इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षकों को जो है बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, थांडाई के विषय में जो भी आपके सिलेबस CDP में इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के। इनके सिद्धांत क्या है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे थांडाइक साहब जी ने। तो आपसे पूछा जाएगा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक ने। थांडाइक जी ने हमारे किस पर प्रयोग किया था? तो किस जानवर पर? बिल्ली पर। थांडाइक के 3 नियम हमारे कौन से हैं उनको भी देखते हैं। इन्होंने कितने नियम दिए? 3। सबसे पहले अभ्यास का नियम, फिर हमारे है तत्परता का नियम, फिर क्या है? प्रभाव का नियम। आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पावलाव के विषय में। पावलाव हमारे निवासी कहाँ के थे? रूसी हैं,
और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। सिद्धांत हमारा क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारे पावलोव जी ने दिया था। आगे देखते हैं बीएफ स्किनर के विषय में क्या है। तो बीएफ स्किनर हमारे जो है निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे बीएफ स्किनर ने। आगे देखते हैं, इन्होंने ये भी कहा था विकास जीवन भर चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आगे देखते हैं, बाल विकास के अब आपके जो भी आपके टैग वर्ड हैं उनको भी आइए कवर करते हैं हम अच्छे से। तो उन्होंने पियाजे से रिलेटेड आपके जो भी टैग वर्ड हैं उनको आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर पियाजे से रिलेटेड आपके एग्जाम में आत्म केंद्रित वार्ता अगर आती है तो आप तुरंत ध्यान देंगे किस मनोवैज्ञानिक पर? पियाजे पर। खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण करने वाला, नन्हे वैज्ञानिक, ये सारे शब्द हमारे किससे रिलेटेड हैं? पियाजे जी से। आगे देखते हैं कोहलबर्ग हमारे, इन्होंने क्या? नैतिक तर्कणा, खाली इनके विषय में एक शब्द याद रखिए, नैतिक तर्कणा। आगे देखते हैं वाइगोत्स्की जी से रिलेटेड आपके एग्जाम में कौन से टैग वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे? वैयक्तिक वार्ता, समाज, संस्कृति भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, ये हमारे किससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट टैग वर्ड होंगे? वाइगोत्स्की से। अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द आपको देखने को मिलता है, अगर आपका क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से पूछा गया है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। इतने सारे अगर आप शब्द अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं विकास हमारा कैसे चलता है? निरंतर। और विकास का क्रम हमारा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट, ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये होता हमेशा कैसे है? सामान्य से विशिष्ट। बुद्धि अगर आपसे पूछा जाता है कैसी होती है, तो बुद्धि हमारी बहुआयामी होती है, समुच्चय, समूह। आगे क्या है? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो संवेग एवं संज्ञान जो है एक दूसरे से क्या होते हैं? हमारे अंतः संबंधित होते हैं। देखते हैं अब आपके सीडीपी सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। अब आपके लिए जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके होते हैं टैग वर्ड। तो वो भी हम इसी मैराथन में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सक्रिय हमारा कैसा शब्द है? सकारात्मक। किसी भी चीज़ को अगर आप सक्रिय होकर सीखेंगे तो वो हमेशा ही कारगर साबित होगा। सहभागिता, बाल केंद्रित, समावेशी शिक्षा, ये सब हमारे कैसे वर्ड हैं? पॉजिटिव यानी सकारात्मक शब्द हैं। क्रियाशीलता, अवसर, बच्चे को आप जब अवसर देंगे तो हमेशा कैसा शब्द होगा? सकारात्मक। ये यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, विविधता का सम्मान। तो आप लोग सोचेंगे विविधता हमारा निगेटिव है, बिल्कुल ये बात आपकी गलत हो जाएगी। हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, ये हमारा सकारात्मक शब्द है। किसी भी चीज़ को आप विविधता के माध्यम से देखेंगे वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। तो ये हमारा कैसा शब्द है? सकारात्मक। सहारा देना, पाड़ या ढांचा। आगे देखते हैं विभिन्नता भी हमारा कैसा टैग वर्ड है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुभव संसाधन के रूप में, ये भी हमारा सकारात्मक शब्द है। आगे देते हैं सर्वांगीण विकास, ये भी कैसा टैग वर्ड है? पॉजिटिव। प्रेरित करना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। आगे देखते हैं बढ़ावा, सम्मान, लगाओ, ये सारे कैसे हैं? सकारात्मक शब्द हैं आपके। प्रोत्साहन, महत्व देना, ये भी कैसे शब्द हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। जिज्ञासा, खोज, प्रयास करना, ये सब हमारे जो हैं सकारात्मक शब्द हैं। समझना किसी भी चीज़ को, ये भी कैसा है? सकारात्मक है। परियोजना कार्य, ये भी सकारात्मक शब्द है। वास्तविक, दैनिक जीवन से जुड़ना, जब आप चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए सीखेंगे तो सीखने में भी आसानी होगी। उन चीज़ों को आप लंबे समय तक याद भी कर सकते हैं और याद रख भी सकते हैं। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, ये भी हमारे कैसे शब्द हैं? सकारात्मक शब्द हैं। समालोचनात्मक चिंतन, ये भी हमारा कैसा है? सकारात्मक शब्द है। आगे देखते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री,
ये किस प्रकार का हमारा टैग वर्ड हो जाएगा? पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। कौन सा? दृश्य और श्रव्य सामग्री। संवेदनशील अवधि, ये भी हमारा कैसा है? सकारात्मक शब्द है। संसाधन और रचनात्मक, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ये तो आपको कई बार बताया है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यह आपका सकारात्मक शब्द होता है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता को हमेशा सम्मान देना है आपको क्लास में, कक्षा में। बहुभाषिकतावाद के जो बच्चे होंगे उनको हमेशा जो है आदर व उनका सम्मान करना, उनकी भाषा का, जो भी वो एक से अधिक भाषाएं जानते हों। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रिंट समृद्ध माहौल, जब आप चीज़ों को, बच्चों को, जैसे आपकी जो प्रिंटेड बुकें आएंगी उनसे जो है बच्चे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा जल्दी से सीख सकते हैं। जो वो चित्र वगैरह देखेंगे प्रिंटेड, तो उनके माध्यम से बच्चे जो है चीज़ों को जो है वो जल्दी सीखते हैं। आगे देखते हैं। निगेटिव टैग वर्ड आपके देखते हैं कौन कौन से हैं। हतोत्साहित, प्रोत्साहित जो हमारा है पॉजिटिव होता है, हतोत्साहित करना ये निगेटिव हो जाएगा। दंड देना, ये भी आपका निगेटिव है। शिक्षक का कठोर रवैया, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। दबाव बनाना, ये भी आपका निगेटिव। केवल, ही, मात्र, भी, ये सारे कैसे निगेटिव हमारे टैग वर्ड होते हैं। याद करना, कंठस्थ करना, ये सारी चीज़ें हमारी कैसी हैं? निगेटिव हैं। भेदभाव भी नहीं करना है, ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय, ये भी निगेटिव है। कठोर अनुशासन, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। तुलना, ये भी निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित, यहीं पर अगर बाल केंद्रित होता तो पॉजिटिव है, शिक्षक केंद्रित हमारा निगेटिव है। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात जो होगी तो वो भी हमारा नकारात्मक शब्द होगा। आगे देखते हैं। पक्षपातपूर्ण अधिगम, ये भी हमारा नकारात्मक शब्द है। समस्या बोझ, ये भी नकारात्मक है। खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, ये भी हमारा नकारात्मक या निगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं। त्रुटियों को महत्व न देना, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। निष्क्रिय, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। रोजगार, उच्च, ये सब आपके कैसे शब्द हैं? नकारात्मक। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी आपके नकारात्मक शब्द हो जाएंगे। ऐसे शब्द आपको अगर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है और अगर आपको ऑप्शन में कहीं ऐसे वर्ड दिखेंगे तो आपका ऑप्शन वही हमेशा सही होगा। सीमित, मानकीकृत, ये सब हमारे कैसे टैग वर्ड हैं? नकारात्मक यानी नेगेटिव। आगे देखते हैं। व्याख्या, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। सजा या भय, ये सब हमारे सजा और भय की जब बात होगी तो समझ लेना आप कौन सा शब्द हमारे हैं, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। आगे देखते हैं। वेदन, अभ्यास, ये भी आपका कैसा टैग वर्ड हो जाएगा? निगेटिव। पुस्तक केंद्रित, कलन विधि, ये सब हमारे कैसे निगेटिव टैग वर्ड हैं। उम्मीद करते हैं एक चीज़ आपको बताई देते हैं अच्छे से, जितने भी आपके ये हमने टैग वर्ड कराए हैं इनसे लगभग आपको 8 से 10 नंबर देखने को मिलेंगे। बस आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पॉजिटिव पूछा गया है तो आपको चारों ऑप्शनों में से वो ऑप्शन ढूंढना है जो आपका क्या होगा? सकारात्मक शब्द हो। कहीं ना कहीं ज़रूर आपको उन चारों ऑप्शन में ऐसा शब्द मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन वही हमेशा सही होगा। इसी तरीके से अगर बात आती है, अगर आपसे नकारात्मक प्रश्न पूछा गया यानी निगेटिव, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, वो जो 4 आपके पास ऑप्शन होंगे उसमें आपको नकारात्मक शब्द ढूंढना है। ऐसा तो नहीं कहीं पर निष्क्रिय दे रखा हो, तो ये शब्द हमारे कैसे होंगे? नकारात्मक। तो अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है तो आपको उसका आंसर भी नेगेटिव ही देना है। तो आसानी से आप 8 से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ किसके माध्यम से? मात्र इन टैग वर्डों के माध्यम से। आपके सिलेबस में सीटेड में सीडीपी के जितने भी टॉपिक थे वो हमने इस वीडियो में सारे आपके लिए कवर कर दिए, विद एक्सप्लेन और थ्योरी सहित आपकी सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। अब आप लोग देखिए इस क्लास को पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन कितने सही कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी रखा है लास्ट में। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्यों व रवैया के अधिग्रहण व अंतर वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? तो कौन सा पहलू संबंधित होगा? जैसे ही आप देखेंगे समाज से रिलेटेड बात हो रही है तो आपको हमेशा किस चीज़ को वरीयता देनी होगी? तो आपका कौन सा विकास हो जाएगा? सामाजिक विकास जो है हमारा, वो समाज के कौशल, मूल्यों व रवैया के अधिग्रहण व अंतर वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। कौन सा विकास? तो सामाजिक विकास। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? तो संपूर्ण विकास के लिए कौन से जिम्मेदार कारक हमारे हैं? भौतिक वातावरण, ये भी बात सही है आपकी। आनुवंशिकता, ये भी सही है। सामाजिक परिवेश भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी तीनों चीज़ें इसमें सही हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। यानी ये तीनों चीज़ें जो है बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक बच्ची जो है अपने माता पिता तथा समकक्षी जो हैं उसके लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके जो है सामाजिक कौशल व विचार सीखती है। तो सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है। तो ये जो हमारा है इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सामाजिक से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो ज़्यादातर केस में उसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा? सामाजिककरण। तो आपके तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चा या तो नए स्कीमा का निर्माण करता है या अपने स्कीमा में बदलाव करता है, उसको क्या कहते हैं? तो आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चा या तो नए स्कीमा का निर्माण करता है या तो अपने स्कीमा में क्या करता है? बदलाव। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुबंधन, संतुलीकरण या निश्चरता या अनुकूलन। तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे? संतुलीकरण। तभी तो अपनी नए स्कीमा का निर्माण करेगा और अपने जो पुराने स्कीमा में क्या करेगा? बदलाव करता है। किस में करता है? संतुलीकरण में। ऐसा होता है हमारा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें क्या करने में कठिनाई होती है? तो उन्हें जो है हमारा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करने में कठिनाई होगी, या संरक्षण कार्य करने में, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में, या क्रमबद्धित कार्य में। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 5 का सी वाला। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में उनको जो है क्या होगी? कठिनाई होती है। जब बच्चा किस अवस्था में होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्या नहीं कर पाएंगे? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करने में उनको जो है कठिनाई महसूस होगी। आगे देखते हैं कोहलबर्ग। देखिए आपके सारे जो है हमने क्वेश्चन वही लिए, जितनी भी आपकी थ्योरी पढ़ाई है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लगभग आपको हर एक मनोवैज्ञानिक का एक एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो आपके लिए क्वेश्चन के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है कि नहीं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? तो किस अवस्था में बच्चे जो है नियमों को निरपेक्ष और निश्चित मानते हैं? तो ये हमारी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में जो है बच्चे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। किसमें? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में। बाकी आप देखेंगे तीनों ऑप्शन ना तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में ऐसा होता है, ना तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में, ना तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास में। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे रचनावादी सामाजिक सैद्धांतिक के रूप में जाना जाएगा? B.F. स्किनर साहब? बिल्कुल नहीं। इसके बाद में लॉरेंस कोहलबर्ग? नहीं। J.P. गिलफोर्ड? ये भी नहीं। लेव वाइगोत्स्की जी को जो है उस सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है। तो आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षिका यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारा व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उनके प्रयासों पर
छोड़ देती है। तो कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको जरूर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पाड़ या स्केप फोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 8 का बी वाला। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए, शिक्षक की गतिशीलता, जी बिल्कुल। लचीला समूहीकरण, ये भी बात सही है। बच्चों की स्वायत्तता, ये भी बात सही है। बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, ये भी बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो आपके 9 के सारे ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी में 1 2 3 4 आपकी ये जो चारों बातें हैं ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता के लिए सही हैं। आगे देखते हैं, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनकी 2 से अधिक विमितियाँ हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इस तरीके की जो बुद्धि हमारी होती है वो किसके पास होगी, तो हमारी हो जाएगी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले लोगों के पास क्या होता है, बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता होती है, आलेख के कौशल और उनका तर्क तथा उनको 2 से अधिक विमितियाँ बनाने की भी उनके पास क्या होती है, बुद्धि होती है। किसके पास, अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले लोगों के पास। आगे देखते हैं, भाषा व सोच का विकास क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, जी बिल्कुल नहीं। सामाजिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी भाषा और विचार के विषय में सही है। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है तो इसका क्या असर पड़ेगा उस बच्ची पर, जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, जी बिल्कुल नहीं। पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो आपकी कक्षा में विविधता अगर है तो उसके समायोजन के लिए आप क्या करेंगे, तो विविधता के समायोजन के लिए हम लोग छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं। समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। किस विषय में, विवादित समायोजन के विषय में, विविधता समायोजन के विषय में आपकी ये बात सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, जी बिल्कुल नहीं। बच्चों में भय और तनाव पैदा करना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा, आकलन के उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीखने में लगातार क्या करनी चाहिए, वृद्धि। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, जी बिल्कुल ये बात सही है। आगे देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन एक तरीका काफ़ी नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल सही है। तो देखा जाए आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 15 का दोनों बातें सही हैं। आर सही व्याख्या भी करता है एक ही, तो ए आर दोनों सही, और आर सही व्याख्या करता है किसकी, एक ही। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल होना चाहिए। अगर आपकी एक समावेशी स्कूल है तो उसकी रचना में आप क्या शामिल करेंगे, नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, जी बिल्कुल नहीं। पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। एक समावेशी स्कूल के लिए पूर्वाग्रह व पक्षपात पर हमको क्या है, सवाल उठाना चाहिए। इसीलिए समावेशी शिक्षा की बात होती है हमारे सीटेट के एग्जाम के नज़रिए से। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, सभी को समान रूप से शिक्षा देना, ना कि किसी के साथ पक्षपात करना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूहों से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। तो क्या मदद करेगी, जो सामाजिक तौर पर वंचित रह गए हैं तो उनके लिए बच्चों के समावेशन में क्या मदद करेगा, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, जी बिल्कुल नहीं। बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्कीकरण, ये भी नहीं।
बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी, अनुपस्थित बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। स्कूल के वार्षिक दिवस या अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी, जी बिल्कुल नहीं। तो देखा जाए इसमें आपका जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा, वैसे तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, सभी बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना है। तभी तो आप जान पाएंगे सामाजिक तौर पर जो वंचित समूह हैं उनकी क्या इच्छा है, तो उनको किस तरीके से आप उनके समावेशन में मदद करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 17 का फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियाँ किसकी विशिष्ट पहचान है। तो लेखन से संबंधित बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, लेखन वैकल्य। आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आरव की इस व्यवहार पर कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जी बिल्कुल नहीं। आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मौलिकता सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। तो आपको पता होना चाहिए मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन, ये हमारी किसकी विशेषता होती है, सृजनात्मकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। तो अगर एक प्रभावशाली अधिगम आप करा रहे हैं तो उसके लिए जो शिक्षिकाओं को है अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। तो सबसे पहले सृजनात्मकता, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। इसके बाद में समालोचनात्मक चिंतन या सोच, ये भी बात आपकी सही है। समस्या समाधान, ये भी सही है। कैसे सीखते हैं या सीखना, ये भी बात सही है। तो आपकी जो चारों बातें हैं ये जो है विद्यार्थी के कौशल के विकास के लिए सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। अब देखते 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, जी बिल्कुल। सीखना दूसरे की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी बात देखा जाए आपकी सही है। लेकिन देखा जाए ए और आर में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो आपका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बातें आपकी ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है किसकी, ए की। तो आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे इस चीज़ को जरूर ध्यान देना नहीं है, यही बहुत सारे लोगों से गलती होती है। आपके नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसका ऑप्शन जो है नेगेटिव वाला ही ढूंढना है। तो बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, जी बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपसे गलत पूछा गया है तो आपको उसका गलत ही आंसर देना है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, जी बिल्कुल सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 23 का बी वाला। बच्चे रैखिक तरीके से नहीं सीखते बल्कि वो चक्रीय तरीके से सीखते हैं। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने का केंद्र क्या होगा। अनुबंधन, रटकर स्मरण करना, जी बिल्कुल नहीं। वेधन अभ्यास, ऐसा भी नहीं। रचनावादी अगर कक्षा कक्ष की बात हो रही, अनुबंधन भी सही नहीं है। तो आपका 24 का अर्थ बनाना, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में जो है अर्थ बनाना जो है सीखने का प्रमुख केंद्र होगा। आगे देखते हैं 25 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। विद्यार्थियों को आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों को निष्क्रिय, जी बिल्कुल नहीं। जैसे ही निष्क्रिय आएगा ये बात गलत हो जाएगी। सीखने की प्रक्रिया पर सख्त भी नहीं रहना है आपको। बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे, जी बिल्कुल नहीं। बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यही जो है विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए
सबसे सही बात होगी। तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है बच्चे सीखने में विनियमित कर पाएंगे। एक शिक्षिका को अगर सक्षम बनाना है अपने विद्यार्थियों को, तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए क्या करना चाहिए? सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही हो जाएगी। बाकी भी देखते हैं। देखिए इसमें निष्क्रिय आ गया, ये बात बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी। बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित, जी बिल्कुल नहीं करना है। सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी बात आपकी गलत। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन 26 का जो है ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कहता है। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति हमारी कौन सी होगी? सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, जी बिल्कुल नहीं। संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना और नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, ये बात आपकी सही है। आगे भी देख लेते हैं। जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना, जी बिल्कुल नहीं। अनर्थक वेधन व अभ्यास, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपकी एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति आपको बनाना है तो सबसे बेटर आपके लिए यही होगा कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। ठीक है, तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, ये भी बात आपकी सही है। तो देखा जाए आपकी दोनों बातें सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 28 का फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अवप्रेरणा का स्तर क्या होगा? अधिक होगा। जब उनका सीखने की गतिविधियों पर नियंत्रण होगा तो उनकी अब जो अवप्रेरणा का स्तर होगा वो अधिक होगा उस टाइम पर, और वे विद्यार्थी बन जाते हैं कैसे? स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। तो आपका 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। इकाया एक प्रारंभिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका है। उसकी गणित की कक्षा में वर्ष भर लड़कियों की उपलब्धियां लड़कों की उपलब्धियों से बेहतर रही हैं। तो इकाया को क्या करना चाहिए? इकायों को क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। गणित की अपनी कक्षा में अपने अभ्यासों और विद्यार्थियों की भागीदारी पर चिंतन करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। आगे देखते हैं। अपनी कक्षा के दोनों समूहों की उपलब्धियों से संतुष्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर दोनों लोग बराबर रहे होते तब तो संतुष्ट रहना भी सही था। आगे देखते हैं। परवाह नहीं करनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। अपनी कक्षा के लड़कों को अधिक प्रश्नों का अभ्यास, जी बिल्कुल नहीं कराना है। तो आपका 30 का जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, सबसे बेटर ऑप्शन, तो आपका फर्स्ट वाला ही होगा। उसको जो है भागीदारी पर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। तो आपको पता है आपके हर एक पेपर में 30 ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे CDP का आपका टॉपिक हो गया तो उसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे। EBS में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन, क्योंकि आपकी ये CTP की मैराथन थी तो हमने CTP के 30 क्वेश्चन कराए। इसी तरीके से आपके लिए आने वाले समय में मैथ की मैराथन आएगी, EBS की मैराथन आएगी। ठीक है, आपकी हिंदी की तो मैराथन हमने कंप्लीट करा ही दी है। तो इतनी मुश्किल से आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार करके हम ये मैराथन लाएँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमको भी लगे कि जो हमने मेहनत की, हमारी कुछ मेहनत सफल हुई है। और कोशिश करके तो हमने कोशिश यही की है कि आपके जो भी सिलेबस में हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, जो भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली भी क्लासें मिलती रहें। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।